फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल माय इंडियन एकेडमी पे। और ये है आपका सेट 12। ओके, सेट 12 मैंने ऑलरेडी सेट 11 तक करा दिया है और टोटल मुझे 300 सेट कराने हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि ये MTS का PYQ सीरीज़ है, ठीक है, जिसमें से मुझे 300 PYQs जो हैं इसके आज तक के जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं MTS में, सिर्फ जीके का, ठीक है, वो 300 PYQs मैं सोल्व कराऊंगा, जिसमें से मैंने ऑलरेडी 11 PYQ सोल्व करा दिया है। ये है आपका 12वां PYQ, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे लिखा होगा MTS PYQ सीरीज़, ठीक है। आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, सारे वीडियोज़ को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी PYQs मैं अपलोड करूँगा आप तक पहुँचे और आप उसको देख सको, प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। क्योंकि जीके में अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है पोर्शन को, जीके पोर्शन को, तो विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने नए क्वेश्चंस देखोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। PYQs बहुत हेल्प करता है, इसलिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्ज़ाम में फिर अब देखिएगा आपका स्कोर बहुत बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप इस सेट से ये भी अनुमान लगाइए ना कि आप जो थ्योरी पढ़े हैं अब तक, तो क्या वो एग्ज़ाम्स में सोल्व हो पाएंगे। मान लीजिए कि अभी यही पेपर आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, तो क्या आप उसको बना पाएंगे, ठीक है। आप एनालिसिस भी कीजिए अपने आप से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इन 1836 हु बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब 1836 में इंडिया का गवर्नर जनरल कौन बना, ठीक है। तो ये आपके हैं ऑकलैंड साहब, ठीक है। आपका जो ऑकलैंड है ना, ये 1836 में आपका गवर्नर जनरल बना, 1836 1842 तक, ठीक है। चलिए, इसी के टाइम में, ऑकलैंड के टाइम में ही एक युद्ध हुआ था आपका प्रथम, ठीक है, फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध। ओके, पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ऑकलैंड के टाइम में ही। और वो कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1839 से 1842, ठीक है, 1839 से 1842 में हुआ था ये युद्ध। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द GV राजा मेमोरियल ट्रॉफी, ओके, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी एंड संतोष ट्रॉफी आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन इंडिया। मतलब ये जितने भी ट्रॉफी हैं आपके, जैसे आपके हो गया संतोष ट्रॉफी, तो सबको अधिकतर पता ही होगा कि संतोष ट्रॉफी आपको किससे रिलेटेड है, तो फुटबॉल से है आपका, ठीक है। अगर आप GV राजा के बारे में पहली बार सुन रहे हैं या फिर आप आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, आपको PYQ के क्वेश्चन के साथ ये भी करना है। कह रहा है कि डिजीज़ लाइक कोविड-19 इज़ अ काइंड ऑफ, देखिए कोविड-19 एक वायरसस डिजीज़ है, ठीक है, वायरस से फैलने वाला डिजीज़ है। और ये कौन से वायरस से फैलता है दोस्त, तो वायरस का क्या नाम है, तो ये है आपका वायरस का नाम है SARS, ठीक है, CoV-2, ठीक है, ये आपके वायरस का नाम है। और ये किस में पाया जाता है, तो ये चमगादड़ में पाया जाता है, ठीक है, चमगादड़ में। और कोई भी बीमारी जो चमगादड़ से या फिर कोई जानवर से, ठीक है, इंसान में फैलती है, यानी कोई भी डिजीज़ अगर जानवरों से इंसानों में फैल रही है ना, तो उसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज़। ओके, जूनोटिक डिजीज़ क्या है कि भाई ये इसमें एक बीमारी जो होता है ना, इसमें जो होता है आपको प्रॉब्लम होगा तो जानवरों से होगा। जैसे कुत्ता आपको काट लेता है तो रेबीज़ होता है ना, तो रेबीज़ भी एक प्रकार का क्या है, तो जूनोटिक डिजीज़ है। ओके, तो कोविड-19 भाई चमगादड़ से फैला है इंसानों में, तो ये क्या होगा, तो जूनोटिक डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि इन फरवरी 2023 हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। 2023 में हिमाचल प्रदेश का गवर्नर कौन अपॉइंट हुआ, तो यहाँ पे शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है। चलिए, सिंपल क्वेश्चन। अब कह रहे हैं कि हु इज़ प्रॉपरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में आपके स्वतंत्रता संग्राम के टाइम में, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी मैन किनको जाना जाता था, तो यह आपके अरुणा आशरफ अली, ये तो अधिकतर लोग जानते ही होंगे अरुणा आशरफ अली को। चलिए, अब कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वैली इज़ नॉट नोन फॉर कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया। इसमें से कौन सा नदी जो है ना आपको कोल डिपॉजिट्स के बारे से नहीं जाना जाता है या रिलेटेड नहीं है, तो देखिए महानदी आपको कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। गोदावरी आपका महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। सोन नदी भी बिहार झारखंड में बहती है,
बहती है ना, तो आपका ये जो तीनों नदियाँ हैं ना, ये इस जगह पे बहती हैं जहाँ पे कोल डिपॉजिट्स हैं। मैंने आपको 4 कोल डिपॉजिट्स के बारे में बताया भी है। तो झारखंड आपका हो गया, उड़ीसा है ना, आपका छत्तीसगढ़, ओके। तो इस साइड में आपका क्या है, तो कोल डिपॉजिट्स है। लेकिन जो सतलुज रिवर है ना, तो ये कहाँ बहती है, ये आपका तिब्बत से आती है, ठीक है, तिब्बत से आती है और आपका हिमाचल प्रदेश से इंटर करते हुए पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध बनाते हुए आपका कहाँ, पाकिस्तान में इंटर करती है और फिर कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। तो सतलुज रिवर के आसपास कोई भी कोल डिपॉजिट नहीं है, क्योंकि ये आपके हरियाणा या पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साइड में है, तो वहाँ पे कोई भी कोल डिपॉजिट इंडिया का नहीं है। इसलिए जो सतलुज रिवर हो गया ना, तो ये आपका क्या है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए, सतलुज रिवर इज़ नॉट known for coal deposits in India. Correct. In 2023, which repository is proposed to be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscription in first stage? कह रहा है दोस्त कि कौन से आपके ये खद्यान में, ठीक है, या किस भंडार में, या किस भंडार को जो है ना वो प्रपोज किया गया है एक डिजिटल इपिग्राफी म्यूजियम बनाने के लिए। ओके, तो भाई इपिग्राफी मतलब क्या होता है, तो शिलालेख होता है, ठीक है। एक डिजिटल शिलालेख म्यूजियम बनाने के लिए किस आपके भंडार को है ना आपको प्रपोज किया गया है विथ डिजिटाइजेशन ऑफ 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शन इन फर्स्ट स्टेज। अब आपके पहले ही स्टेज में 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शन जो है ना जो आपके डिजिटाइजेशन हुए हैं, यानी कि डिजिटलीकरण हुए हैं। तो कौन सा आपका भंडार है भाई, कौन सा आपका रिपोजिटरी है, तो ये है आपका भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इसमें जो है ना आपका देखिए इंस्क्रिप्शन से संबंधित भी है, यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस लिखा भी है, यहाँ पे कोई आपका इंस्क्रिप्शन का कहीं कोई मेंशन नहीं है, तो आप इससे भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो और इसको सही कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर बिकम्स लोएस्ट एट द व्हाट टाइम ऑफ द डे। कह रहा है ना दोस्त कि आपके मतलब पूरे दिन भर में, ठीक है, पूरे दिन में वाटर में, ठीक है, पानी में आपके सबसे कम ऑक्सीजन की मात्रा कब होती है, ठीक है। ये मान लीजिए पानी है, तो सबसे कम ऑक्सीजन की मात्रा किस टाइम पे होती है, तो ये डॉन, यानी कि क्या होता है, डॉन मतलब होता है भोर में, या फिर आफ्टरनून में, ठीक है, या फिर नाइट टाइम में, या तो रात में, या तो इवनिंग में, शाम में, सुबह में, कब बताइए। तो ये होता है आपका भोर में, ठीक है। भोर के टाइम में जो है ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होती है। क्यों होती है कम, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है ना उस टाइम नहीं मिलता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा तभी कम होती है जब सूर्य का प्रकाश वाटर को नहीं मिलता है, जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ओके, चलिए, ये आपका इन द डॉन इज द ऑथर ऑफ द नोवेल लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी पब्लिश्ड इन द ईयर 2021। कह रहा भाई कि ये जो आपका नोवेल है ना लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी का जीवन और मृत्यु, ये नोवेल का लेखक कौन है, ठीक है। तो ये हैं आपके मेधा देशमुख भास्करन, जो कि आपके इस नोवेल के लेखक हैं लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी, जो कि पब्लिश हुआ था 2021 में। चलिए, ये बुक एंड ऑथर से रिलेटेड है, आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, तो ये है आपका सिक्किम में भारत के सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। कितना प्रतिशत, तो 27%, ठीक है, 27.39% है कुछ, ठीक है। तो आपका 27% जो है ना बौद्धिक आबादी है आपकी सिक्किम में। एज पर आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एनी एडवाइस टेंडर बाय मिनिस्टर टू द डैश सेल नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट। मतलब कह रहा है ना कि भाई मतलब किसी भी मिनिस्टर के द्वारा जो सलाह दिया जाएगा, ओके, तो किसके सलाह, मतलब वो कौन सलाह देगा ना जिसका कोई भी इंक्वायरी किसी भी कोर्ट में नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हिंदी में देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रियों द्वारा, ठीक है, दी गई किसी भी सलाह को किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। तो कौन ऐसा सलाह देता है जो कि कहीं भी उसका जांच नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका राज्यपाल। क्यों राज्यपाल, क्योंकि भाई आपका जो मैं आर्टिकल वाले चैप्टर में बताया था कि 162 से लेके, ठीक है, 172 तक आपके आर्टिकल जो है वो सिर्फ राज्यपाल के हैं। इसमें से बीच में जो भी आर्टिकल्स आएगा वो सब राज्यपाल से रिलेटेड होगा, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए क्या आर्टिकल्स है, तो 52 से स्टार्ट है ना, ठीक है। चलिए, 52 से स्टार्ट है आपका 62 तक, ओके। तो आप आर्टिकल्स का थोड़ा सा भी स्टडी किए होंगे तो आप इसको बता सकते थे। अब कह रहा है कि चिती बाबू निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे। आपके जो चिती बाबू थे ना वो किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड थे, बताइए। मृदंगम आपका है कि सुरंगी है, वीणा है कि नादस्वरम है। तो ये जो चिती बाबू है ना आपके वीणा से संबंधित है,
ठीक है, वीना से। अब कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लघु वित्त इकाइयाँ स्थापित की गई थीं। अब लघु वित्त, बहुत सारे लोगों को लघु वित्त के बारे में ही नहीं पता होगा, ठीक है, तो आप इंग्लिश में इसको देख लीजिए लघु वित्त क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस यूनिट वे इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, आज़ादी के समय कौन सा आपका लघु वित्त या माइक्रो फाइनेंस यूनिट जो है ना वो भारत में सेटअप किया गया था। ओके, तो यह ग्रामीण मॉडल, रूरल कोऑपरेटिव्स, जॉइंट लिबर्टी लायबिलिटी ग्रुप्स या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो अभी जल्दी में हुआ है ना, यानी स्वयं सहायता समूह। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, तो ये है आपका रूरल कोऑपरेटिव्स, ठीक है, ऑप्शन 2 जो है ना ये आपके भारत की स्वतंत्रता के समय माइक्रो फाइनेंस यूनिट स्थापित किया कर। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्वेस्ट एंड कल्चरल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द तमिल कम्युनिटी एवरी ईयर इन जनवरी। भाई तमिल कम्युनिटी का, ठीक है, प्रत्येक साल ओके कल्चरल एंड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कब, तो हार्वेस्टिंग के टाइम में, यानी कि हार्वेस्टिंग जब आपका होता है ना, यानी जब फसलों की कटाई होती है तो कौन सा त्यौहार तमिलनाडु के लोग मनाते हैं, तो ये है पोंगल, ठीक है, पोंगल। अच्छा ये बताइए कि तमिलनाडु का आपका नौ वर्ष त्यौहार कौन है, नौ वर्ष त्यौहार, मतलब तमिलनाडु में नौ वर्ष त्यौहार के रूप में किसे मनाया जाता है, तो ये आप कमेंट में मुझे आंसर दीजिएगा इसका, ठीक है, कि तमिलनाडु का नौ वर्ष त्यौहार क्या है। चलिए, तो ये आपका पोंगल हो जाएगा कि हार्वेस्टिंग के टाइम में। अब पोंगल सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या कहलाता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 0 डिग्री कैल्विन बोलते हैं, और 0 डिग्री कैल्विन को हम लोग एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं, ठीक है, एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर, क्योंकि केल्विन का अरे सॉरी टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है जी, केल्विन होता है। अब 0 डिग्री केल्विन को हम लोग क्या लिखेंगे, एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर लिखेंगे, तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कह रहे हैं कि व्हाट डज एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, कह रहा है दोस्त कि आपका जो आयु जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो कह रहे द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स इन अ गिवन एरिया एट अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, तो ये तो डिपेंड नहीं करता भाई, ये रिप्रेजेंट नहीं करता आपका। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000, ये नंबर से मतलब ही नहीं है इसको, किसी स्पेसिफिक एरिया में ऐसा नहीं। द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन इन डिफरेंट एजेस ग्रुप, हाँ ये एज से मतलब है भाई, ये एज कह रहा है ना, एज स्ट्रक्चर, तो एज से रिलेटेड होगा ना। द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन, यानी पूरा पॉपुलेशन से, ठीक है, आपके अलग अलग एज ग्रुप के जो लोग रहते हैं ना उसका प्रोपोर्शन जो है ना वो इस एज स्ट्रक्चर को दिखाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि एज से रिलेटेड है। आपको क्या जनसंख्या से मतलब है, 1000 मेल्स पे तो फीमेल है, फीमेल और मेल से क्या मतलब है भाई एज स्ट्रक्चर को, तो ये जो आपका आंसर हो गया ना आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3, ठीक है। अब कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर 1854, 1854 में सबसे पहला, ठीक है, टेक्सटाइल मिल कहाँ, कपड़ा उद्योग के टेक्सटाइल मिल को कहते हैं कपड़ा उद्योग, तो कपड़ा उद्योग सबसे पहले कहाँ लगा, कपड़ा मिल सबसे पहले कहाँ आपका स्थापना हुआ था भारत में, तो बॉम्बे में हुआ था 1854 में, ये तो सिंपल सवाल है भाई, बॉम्बे में, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि इन विच ईयर द फर्स्ट सीनियर वोमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हेल्ड इन इंडिया, यानी कि पहला सीनियर वोमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भारत में कब हेल्ड किया गया, ठीक है, तो बताइए 1950 में, ठीक है, 95 में, 92 में, 2000 में, तो ये 1992 में जब आपका बाबरी मस्जिद गिरा था ना इस टाइम, ठीक है, 92 में, तो 1992 में आपका कब हुआ था, यहाँ पे हुआ था आपका सीनियर वोमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हेल्ड इन इंडिया, ठीक है। चलिए 1992। अब कह रहे हैं कि द लास्ट चालुक्य किंग डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्गा वाज, देखिए चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसको दंती दुर्ग हराए थे, जिसे दंती दुर्ग हराकर, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किए थे, क्योंकि राष्ट्रकूट जो है वो चालुक्यों का सामंत थे, तो चालुक्य का अंतिम राजा कौन था, पुलकेशिन द्वितीय तो हो नहीं सकता है, ठीक है, तो ये है आपके कृतिवर्मन द्वितीय, ठीक है, चालुक्य वंश का जो अंतिम राजा है ना ये कृतिवर्मन द्वितीय है, जिनको हरा के जो है दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का स्थापना करता है, कीर्तिवर्मन द्वितीय। चलिए, कह रहा है कि अच्छा ये बताइए पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो किसको हराते हैं, ठीक है, तो एक पल्लव वंश के राजा थे महेंद्र वर्मन,
महेंद्र वर्मन, ठीक है, ये इनको हराते हैं आपको पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन जब महेंद्र वर्मन का एक बेटा था नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन का एक बेटा था नरसिंह वर्मन, ठीक है, ये जो है ना पुलकेशिन द्वितीय को हराता है, ठीक है। और वातापी कोंडा का, ठीक है, ये क्या लेता है, तो उपाधि लेता है वातापी कोंडा, ठीक है। चलिए, तो ये जानकारी आप रखिए। अब कह रहा है कि द अर्ली वैदिक इकोनॉमी वॉज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि आपका जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो आपका इकोनॉमी है ना वो किस पे बेस्ड था, माइनिंग पे, पेस्टोरल पे, ठीक है, ट्रेडिंग पे या एग्रीकल्चर। पेस्टोरल मतलब होता है आपके पशुओं पे, ठीक है, पशुओं पर, ओके। तो ट्रेडिंग पे यानी व्यापार पे या फिर एग्रीकल्चर पे, क्या पे था बताइए। तो ये था आपके पशुओं पे। क्यों? क्योंकि उस समय जो है ना एक चीज़ फेमस थी कि जिसके पास जितनी गाय हैं वो उसका संपत्ति उतना ही ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि गाय को संपत्ति का मानक माना जाता था। जिसके पास जितना गाय है, जितना पशु है, वो उतना ही ज़्यादा अमीर है, ठीक है। तो उसका जो मेन जो इकोनॉमी था ना वो पेस्टोरल पे बेस्ड था, यानी कि पशुओं पे, ठीक है। तो आपका हिंदी में देखिए पशुपालन पे, ठीक है, पशुपालन। चलिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओडिशा के नृत्य गुरु हैं जिन्हें ओडिशा नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। तो आप भाई अगर डांस शैली के बारे में पढ़े होंगे ना तो इनका नाम जरूर सुने होंगे, केलुचरण महापात्रा। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ हमेशा कि उड़ीसा का जहाँ नाम आया तो वहाँ पे पात्रा टाइटल हमेशा लगा होगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पात्रा थे आपके, सुजाता महापात्रा और केलुचरण महापात्रा। तो इसमें कौन होगा, केलुचरण महापात्रा। बिरजू महाराज, ये महाराज जो है ना आपके यूपी के कथक से रिलेटेड हैं। अगर आपको कथक से रिलेटेड लोगों का नाम देखना होगा तो हमेशा महाराज दिखेगा, ठीक है। महाराज बहुत लगा होता है उसमें, ठीक है। चलिए, ये आपका केलुचरण महापात्रा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 2022 में 6 नर्तक शिवा प्रसाद दास को दिया गया था। यानी कि 2022 में आपको एक नर्तक हैं शिवा प्रसाद दास, ठीक है, उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ओके। तो कौन सा दिया गया, तो संगीत, देखिए आपके ये नर्तकी से थे, ठीक है, तो आपको नर्तकी से ही रिलेटेड पुरस्कार मिलेगा ना, तो यह है संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, ओके। चलिए, अब कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तो किससे प्रभावित हैं। DPSP कहाँ से लिया गया था, पहले ये बताइए। आयरलैंड से, आयरलैंड, ठीक है। इसका आर्टिकल्स क्या है, 36 से 51, है ना। अच्छा, चलिए, अब ये बताइए कि ये किससे प्रभावित हैं। तो ये है गांधी दर्शन से ना, ये गांधी जी के दर्शन से जो है आपके नीति निर्देशक तत्व प्रभावित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ही लिख लीजिएगा। अब कह रहा है कि राजस्थान के प्रसिद्ध महलों और उनके स्थानों का सही मिलान चुनिए। तो भाई रामबाग पैलेस कहाँ है बताइए। रामबाग पैलेस आपका जोधपुर में नहीं है, ये आपका जयपुर में है, ओके। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है, ये सही है आपका। लालगढ़ पैलेस जो है ना आपका बीकानेर में ही है। उमेद भवन पैलेस कहाँ है बताइए। उमेद भवन पैलेस है ना ये आपका जोधपुर में है, सबका उल्टा पुल्टा दिया है, ठीक है, ये जोधपुर में है। ताज लेक पैलेस कहाँ है, तो ये आपका उदयपुर में है, ठीक है, उदयपुर। चलिए, तो ये आपका हो गया 25 क्वेश्चन सारे। वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे में बहुत सारे 300 सारे भी को सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट पे भी करिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, आप लोग को भी अच्छा लग रहा है मेरा सीरीज़। तो मैं और ज़्यादा एक दिन में 4-5 और अपलोड करूँ मैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।